ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? सबसे पहले लिटरेचर जो रिसर्चर्स ने स्टडी की होती है, कोई भी उन्होंने रिसर्च किया होता है पहले से ही आपके टॉपिक के बारे में, जो भी वर्क हुआ है उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर वो सारे वर्क, वो सारे कंसेप्ट, सारे थ्योरी जो कि पहले साइंटिस्ट ने पब्लिश कर दिए हैं, वो कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो बुक्स के फॉर्म में होगा, या तो कोई आर्टिकल्स होगा जर्नल्स में, या तो पब्लिश्ड होगा, या तो उनके स्पीच होंगे जो कि उन्होंने इम्पोर्टेंट इवेंट में दिए हैं। तो वो सारे हमारे लिटरेचर के अंदर आता है। अब लिटरेचर हमारे थीसिस के लिए या हमारे वर्क के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जब भी हम कोई न्यू आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट्स को हमें कोई ना कोई पॉइंट्स के थ्रू सपोर्ट करना पड़ता है, कोई ना कोई रीजंस के थ्रू हमें सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सारे लिटरेचर जो कि हम दूसरे बुक से या दूसरे जर्नल से लेंगे, वो हमारे वर्क को सपोर्ट करेंगे, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स को और स्ट्रांगली बेनिफिट देंगे और स्ट्रांगली उसको प्रूव करेंगे। तो जब भी आप कोई नया काम करते हो, जैसे रिसर्च में तो हमें कोई नया काम ही करना है, आपका टाइटल, आपका टॉपिक और आपके कंसेप्ट्स नए ही होने चाहिए। और जब भी हम नया काम करते हैं, हमें उसे सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो आपके वर्क को सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, ये आपको नए आइडियाज जनरेट करने में हेल्प करता है और आपके आइडियाज को डेवलप करता है। आपको इसमें आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपके रिसर्च रिगार्डिंग क्वेश्चंस। जैसे कि अगर आपने रिसर्च किया कि हवा का क्वालिटी कितना खराब होते जा रहा है, ये आपका टॉपिक है, तो इसमें जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे वो होंगे जैसे कि कैसे हवा का क्वालिटी सुधारा जाए, हवे हवे के क्वालिटी को और बेहतर कैसे किया जाए, ये आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके टाइटल से रिलेटेड है उसको सपोर्ट करने के लिए आप और रिसर्च स्टडीज करेंगे। जैसे कि किसी ने अगर लिखा है कि हवा का क्वालिटी पेड़ लगाने से शुद्ध होता है, ये एक रिसर्च हो गया। ये रिसर्च टॉपिक, ये रिसर्च आर्टिकल को आप स्टडी करेंगे एंड उसके जो पॉइंट्स हैं उसको अगर आप अपने रिसर्च में लेते हैं, तो वो कहलाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना कैसे है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या कोई पैटर्न है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या कोई फॉर्मेट है? और रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे रिसर्च स्टडीज के लिए, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले जानते हैं कि पर्पस क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। पर्पस ये है कि जो भी आपके जो सोर्सेस होते हैं, जो भी जर्नल्स लिखे जाते हैं, बुक्स या डॉक्यूमेंट्स, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज दिए गए होते हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए। सिंपल समरी भी होता है सोर्सेस का। अब जब वो सोर्सेस को आप अपने रिसर्च में लेते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में लेते हो, तो आपका रिसर्च जो है और रेलिवेंट हो जाता है, लोगों को उसमें ट्रस्ट करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है। अगर आपने कोई पेपर लिखा, कोई रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हो, उसमें आप प्रॉपर तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे और उसका प्रॉपर रेफरेंस दोगे, तो लोगों को समझ आएगा कि आपने इसकी बैकग्राउंड स्टडी बहुत की है। तो बैकग्राउंड स्टडी करने के लिए भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें काम आता है। जो भी आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, कहाँ से भी आप कर रहे हो, वो सारे डेटा को हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डालना पड़ता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपके डेटा को सिंथेसाइज करता है और उसे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लिटरेचर रिव्यू और एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट में डिफरेंस होता है। लिटरेचर रिव्यू एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट से कैसे डिफरेंट होता है? अभी एकेडमिक रिसर्च का मेन फोकस होगा कि कोई नए आर्ग्यूमेंट्स को लेकर आए,
कुछ नया अगर कुछ न्यू आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसको वो लेकर आता है रिसर्च रिपोर्ट। जैसे कि अगर कोई कंपनी को रिपोर्ट बनाना है कि कितना सेल हुआ, कितना ग्रोथ हुआ कंपनी का, तो वो हो गया रिपोर्ट। अब यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में अगर हम पुराने रिपोर्ट्स को ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो हो गया लिटरेचर रिव्यू। जैसे कि मुझे अगर अभी कुछ रिसर्च करना है कंपनी से रिलेटेड, तो कंपनी के मैं सारे रिपोर्ट्स को स्टडी करूंगी, जितने भी उसमें रिसर्च हो चुके हैं, उसको मैं स्टडी करूंगी, तो वो मेरा लिटरेचर रिव्यू हो जाएगा। सो रिसर्च रिपोर्ट में आपके लिटरेचर रिव्यू एज अ वन चैप्टर होते हैं। कोई भी आपकी एकेडमिक रिपोर्ट है, कोई भी आपकी कंपनी रिपोर्ट है, वो भी बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। ओके, बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं लिटरेचर रिव्यू जिसको हम बोलते हैं। और ये रिसर्च रिपोर्ट हमें हेल्पफुल होते हैं नए आइडियाज जनरेट करने के लिए। आपके कोई भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, तो जैसे कि आपका कोई रिसर्च हो गया, मैंने मैंने आपसे पूछा कि आपका टॉपिक क्या है। आपने मुझे बताया कि बौद्ध पे आप कर रहे हो या जैन पे आप कर रहे हो, ये आपका टॉपिक है। अब बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन में जो भी पहले आपके टॉपिक से रिलेटेड स्टडीज हो चुकी है, उसको आप अपने लिटरेचर रिव्यू में लेंगे। सो लिटरेचर रिव्यू जो है पहले ही दी गए आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से समराइज करता है, और आपके टॉपिक के फेवर में, ओके, आपके टॉपिक के फेवर में जो पॉइंट्स है, उसको वो सिस्टमेटिक वे में रखता है। तो लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ भी एक फर्क होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर और लिटरेचर रिव्यू में। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि आप कम से कम, मतलब शायद आपके दो तीन ही लिटरेचर सोर्सेस हैं, आप उसको रिव्यू कर रहे हो, वो हो गया आपका लिटरेचर रिव्यू। बट जब हम बात कर रहे हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब आप वन से ज्यादा लिटरेचर ले रहे हो, उसकी आप रिव्यू कर रहे हो। मे बी आप 20 बुक्स की रिव्यू कर रहे हो या 20 जर्नल्स की रिव्यू कर रहे हो। ओके, तो वो हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो हमारे जो पीएचडी रिसर्च होंगे, हमारा जो डिसर्टेशन होगा, उसमें हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो स्टडी होगी, हमारी जो बैकग्राउंड रिपोर्ट बनेगी, वो एक से ज्यादा रिसर्च पे होगी। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया लिटरेचर रिव्यू और एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट के बीच में। लिटरेचर रिव्यू आपको समराइज करेगा मेन मेन आर्ग्यूमेंट्स को, और आपके जो रिसर्च टॉपिक है उसके फेवर में बोलेगा। और जो एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट है, वो जो प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट है उसी को सिर्फ उसमें प्रेजेंट करेगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हमें कौन से मटेरियल्स इंक्लूड करने चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। ऐसे क्वेश्चंस आपको भी आते होंगे, आपकी कोई नए टॉपिक है, आप उसमें रिसर्च करने वाले हो, आपके क्वेश्चंस आते होंगे कि हम इसमें कैसे मटेरियल्स यूज करें लिटरेचर रिव्यू में, और कितने मटेरियल्स यूज करें। तो ऐसा तो कोई फिक्स नंबर ऑफ हमें नहीं है कि हमें इतना ही यूज करना है। आप जितना ज्यादा स्टडी कर सकते हो उतना ही है, बट लिमिटेड रखना है। क्योंकि अगर आप सब जगह से पॉइंट्स अपने वर्क में लिखोगे, तो आपका कुछ न्यू वर्क उसमें विजिबल नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि उसको बैलेंस्ड रखिए। मटेरियल्स इंक्लूड कीजिए क्लासिक रिसोर्सेज से भी और रीसेंट वर्क से भी। क्लासिक रिसोर्स मतलब जो आपका जो मेन टेक्स्ट है, मेन जो आपका टेक्सचुअल जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, उसको तो आपको रखना ही है। प्लस अभी जो 5 से 10 साल के बीच में कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं, उसको भी आपको रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट जो अभी के वर्क हुए हैं, रीसेंट जो वर्क हुए हैं, उसको रखना बहुत जरूरी होता है। सो लास्ट 5 to 10 years में जो मोस्टली रिसेंट रीसेंट रिसर्च है, उसको आप अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रखेंगे। अब इसके सोर्सेस, जैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा कि हम कौन कौन से टेक्स्ट लें। जैसे आप कभी भी रिसर्च में इनरोल होने जाते हो, तो आप बताते हो कि ये बुक हम पढ़ने वाले हैं, इस बुक पे हम स्टडी करने वाले हैं।
तो ये बुक तक ही आपको लिमिट नहीं रहना है, वो टेक्स्ट से तक ही आपको लिमिट नहीं रहना है। प्लस आपको जो जर्नल में जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो कि एकदम रिसेंट है, जर्नल आर्टिकल्स जो स्कोपस है, जो इंडेक्स्ड है प्रॉपरली, उसको आपको रिफर करना है। मोनोग्राफ्स, मोनोग्राफ्स मतलब अगर कोई अच्छा रिसर्चर है, कोई फिलोसोफर है, दार्शनिक है, उन्होंने कुछ लिखा है जो कि काफी वैलिड है या कहीं कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया है, उसको बाद में लिखा गया है, तो वो भी आप ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, ग्रे लिटरेचर ले सकते हो। ग्रे लिटरेचर मतलब जो लिटरेचर या तो पब्लिश हो चुका है या तो अनपब्लिश्ड है बट वो काफी रेलिवेंट है। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हो अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए। और इसके बाद आप क्या करोगे, आपको पता चल गया सोर्सेस क्या है, ठीक है, आपको आइडिया हो गया कि आपको कहाँ से लेना है। ये आइडियाज आपको पहले से ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि वहां तक आपके आइडियाज लिमिटेड हो जाएंगे। अब जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना आप अपने टॉपिक के डेप्थ में जाओगे, उतना ही आप अपना रिसर्च फ्रेमवर्क सेट कर पाओगे। तो बेसिक तो आपके प्राइमरी सोर्सेस, जो मेन मेन सोर्सेस है वो आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक जो सेकेंडरी सोर्सेस है वो आपके क्लियर होने चाहिए। बट बाद में आप और उसमें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि ये भी मेरे को लेना चाहिए। ये सब आपके रिसर्च क्वेश्चंस पे बेस्ड है। रिसर्च क्वेश्चंस आपको पता है क्या होता है, सबको पढ़ा है आपने रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में। तो रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर ही आपको अपने लिटरेचर्स को फाइंड आउट करना है और उसको एज अ बैकग्राउंड मटेरियल लेना है, जिससे कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपरली सपोर्ट कर सके। अब जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन के बेसिस में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या तो पुराने राइटर्स से नए राइटर्स ऐसे आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या आप टॉपिक वाइज उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। टॉपिक, मेन टॉपिक, देन सब टॉपिक का सब टॉपिक, ऐसे आप प्रॉपरली रिव्यू ऑफ लिटरेचर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वैसे तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बट अगर आप अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करते हो तो वो काफी अच्छा दिखता है और जो पढ़ रहे हैं आपका रिसर्च उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। प्लस आपने जो रिसर्च क्वेश्चंस लिए हैं उसको भी आंसर करने में या उसके रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स करने में आपके लिए काफी आसान होगा। ओके, नाउ अब देखते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पर्पस क्या है। पहला पर्पस है कि ये रिसर्चर को हेल्प करता है अपने रिसर्च प्रॉब्लम को कंसेप्ट देने में। आपके रिसर्च प्रॉब्लम को कंसेप्ट कैसे मिलता है, आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स को प्रॉपर बैकग्राउंड कैसे मिलता है, वो मिलता है आपकी ये स्टडी से। सेकंड पॉइंट है कि अगर किसी रिसर्चर ने उस पे पहले से ही काम कर लिया है, कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें रिसर्चर ने पहले से ही काम कर रखा होता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, इसके लिए भी हमारा रिसर्च लिटरेचर जरूरी होता है। कभी कभी हो जाता है कि हमें लगता है कि पॉइंट तो हमारा नया है, हम पहली बार बोल रहे हैं इसको, तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स एकदम नए हैं। पर जब तक हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं करते, हम पुराने लिटरेचर को स्टडी नहीं करते, तब तक हमारा ये भ्रम क्लियर नहीं होता है कि वो स्टडी पहले हो चुकी है या नहीं हुई है। तो कोई भी डेटा रिपीट ना हो, इसलिए भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को ये प्रॉपर स्टैंड देगा। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपके रिसर्च की यूजफुलनेस बढ़ाएगा, प्लस कोई भी अगर डुप्लीकेशन होते हैं तो उसको ये कंट्रोल में रखेगा। थर्ड पॉइंट होता है कि जो इम्पोर्टेंट वर्क है, आपके रिसर्च रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्क है, उसको एक जगह कलेक्ट करके और उसको प्रॉपर तरीके से उसको सिंथेसाइज करेगा। तो ये कुछ पर्पस हो गए रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। और भी कुछ जनरल पर्पस होते हैं कि आपकी रिसर्च क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है, वो रेलिवेंट है या नहीं है, ये सारी बातें आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर से क्लियर हो जाती है। दूसरा है कि आपका कौन सा मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है, आपने कौन से मेथड्स लिए हैं, क्या आपने एनालिटिकल स्टडी किया है, क्या आपने इसमें
स्टैटिस्टिकल स्टडी किया है, कौन सी स्टडी की है, तो उसको भी अच्छा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क देने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपने मेथड्स पढ़े हैं लिटरेचर के, अपने रिसर्च के मेथोडोलॉजी पढ़े हैं? मेथोडोलॉजी तो ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वो क्वालिटेटिव बोलते हैं। क्वांटिटेटिव वो हो गया। ओके, तो ये जो मेथड्स, क्वांटिटेटिव पूरा हो चुका है, जो उसके जितने भी मेथड्स आते हैं अंडर। इंट्रोडक्शन नहीं मैम, ऐसा इंट्रोडक्शन ही हुआ है उसका। इंट्रोडक्शन ही हो गया मैम। ओके, ओके, तो ये आपके जो मेथड्स हो गए, या तो क्वालिटेटिव या तो क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपके सर्वे मेथड्स हो जाएंगे, क्वालिटेटिव में आपके एनालिटिकल मेथड्स हो जाएंगे। ये सारे मेथड्स को अगर आपको स्ट्रांगली उसमें पॉइंट्स देने हैं, स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, उसके भी आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट होता है। देखा जाए तो आपकी स्टडी का ये बेस है। आपकी स्टडी कितनी अच्छी होती है, आपका रिसर्च कितना अच्छा होता है, वो आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे बेस्ड है। अगर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर माने कि आपने लिटरेचर अच्छा सिलेक्ट नहीं किया, तो आपका जो प्रेजेंट रिसर्च होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपने जब तक पहले की स्टडीज नहीं की है, तब तक आप उससे बेहतरीन नहीं कर पाओगे। जब तक आपको नहीं पता है कि पहले इस फील्ड में, इस विषय में कितना स्टडी हो चुका है, कितना रिसर्च हो चुका है, तब तक आप उससे बेहतर आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे पाओगे। और इसी वजह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर को हमारे रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो स्टार्टिंग से ही आप कोशिश करिए कि प्राइमरी सोर्सेस का हेल्प लीजिए। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस मतलब जो कि ओरिजिनल राइटर से लिखी है। स्टार्टिंग से अपने रिसर्च में ये कोशिश कीजिए कि आप समरी नहीं पढ़ रहे हो, आप ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़ रहे हो, ओरिजिनल वर्क्स पढ़ रहे हो, ताकि आपका लिटरेचर रिव्यू स्टार्टिंग फेज से ही अच्छे तरीके से डेवलप हो। उसके बाद आपको रिसेंट रिसर्च पढ़ना है, रिसेंट जर्नल्स पढ़ने हैं, जिससे कि आपको पता चले कि ये पर्टिकुलर फील्ड में कितने वर्क हो चुके हैं, कितनी रिसर्च हो रही है, कोई भी रिसर्च टॉपिक में किस प्रकार का रिसर्च हो रहा है, ये आपको समझ आ जाएगा। तो आप अपने रिसर्च को अच्छे से डेवलप कर सकते हो और उसको एक नए पॉइंट दे सकते हो। और ये सारे पॉइंट्स जब आपके इंटरव्यूज होंगे, उसमें भी आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूफ करने में हेल्प आएंगे, उसके लिए आपको मदद मिलेगी। इसलिए स्टार्टिंग फेज से ही आपकी कोशिश रहेगी कि आप जो भी मटेरियल्स ले रहे हो अपने स्टडीज के लिए, वो मटेरियल्स ऑथेंटिक होने चाहिए, वो मटेरियल्स रेलिवेंट राइटर्स ने लिखा होना चाहिए, वो मटेरियल्स प्रॉपरली पब्लिश्ड होने चाहिए, उसका पब्लिकेशन डेट भी होना चाहिए। अगर आप एंशंट ले रहे हो तो उसकी पब्लिकेशन डेट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप पीडीएफ टेक्स्ट उठा रहे हो बट उसमें पब्लिकेशन डेट मेंशन नहीं है। क्योंकि अगर आपकी डेट आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, आप रेफरेंस भी बनाओगे तो उसमें भी आपको डेट्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी आप मटेरियल्स ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, हम लोग एंशंट टेक्स्ट ले लेते हैं, उसकी डेट्स हमें क्लियर नहीं मिलती है। ठीक है, हमें लगता है कि ये मटेरियल काफी अच्छा है, होगा भी मटेरियल, बट अगर उसमें डेट प्रॉपर नहीं दिया है तो हमें फिर रेफरेंस बनाने में प्रॉब्लम जाएगी। और आजकल क्या होता है, आप जो आपके टेक्स्ट होते हैं उसमें ही आप राइटर एंड डेट मेंशन करते हैं। जैसे कि भी कोई भी टेक्स्ट हो, जैसे अगर यहाँ पे भी होगा तो मैं शो कर सकती हूँ, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी पैराग्राफ हो, उसमें ही आप ऑथर का नाम और डेट, जिसको इन टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं, टेक्स्ट के अंदर ही आप साइट करते हो कि ये जो पॉइंट है मैंने कहाँ से लिया। अगर कोई पॉइंट आप डायरेक्टली ले रहे हो पुराने लिटरेचर से, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमन्स में लिखोगे और ब्रैकेट में आपका सोर्स भी मेंशन करोगे, ऑथर का नाम और ईयर। ठीक है, तो ये हो गया कुछ पॉइंट लिटरेचर रिव्यू के बारे में। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। Currently, this time, my hands are very tight. We are not just cutting down on the budget with your, on many other things also budgets have cut down.
यस, कोई भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हो या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो आप क्लियर कर सकते हो। मैम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पहले प्राय मतलब फर्स्ट कौन सा पढ़ना चाहिए? प्राइमरी ही पढ़ना चाहिए ना, फर्स्ट टेक्स्ट। जी जी जी, उसके पहला बाद तो सेकेंडरी पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर रिसर्च पेपर्स पढ़ने चाहिए। ये हाँ सीक्वेंस में रीडिंग करना चाहिए ना, रिव्यू करना चाहिए हाँ कि कुछ हाँ, दूसरा ऐसा है करोगे तो सीक्वेंस। बेटर होगा। आप रीसेंट रिसर्च से भी शुरू कर सकते हो पढ़ना, रीसेंट कौन से रिसर्चेस हुए वहां से भी शुरू कर सकते हो। ओके। बट कोशिश यही रखो कि आप प्राइमरी सोर्सेज पहले पढ़ो, साइमल्टेनियसली भी पढ़ सकते हो। आपने ऑथेंटिक टेक्स्ट अपने पढ़ना शुरू किए, उसके साथ साथ आपने रीसेंट रिसर्च भी पढ़ना शुरू किया, तो आपकी क्लैरिटी होगी कि अभी क्या चल रहा है रिसर्च में। ये क्लैरिटी होना ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट राइट। वर्ल्ड में उस टॉपिक में क्या रिसर्च चल रहे हैं, ये ओके। समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता तो वही हो गया ना, हम लोग कुएं के मेंढक रह जाएंगे। वो राइट। नहीं रहना है ना। दुनिया भर करेक्ट। में क्या चल रहा मैम मैम है। मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ मैम जी। मैम हाँ, जैसे बताया आपने कि जो रिसेंट जो रिसर्च हुए वो पढ़ने चाहिए, तो वो सब ऑनलाइन ही अवेलेबल रहेंगे या फिर टेक्स्ट के रूप में अपने को मिल भी सकते हैं ऐसे? वो आपको लाइब्रेरी में भी मिलेंगे। जो आपके जर्नल्स होते हैं ना, सिर्फ ओके। ऑनलाइन ही नहीं बल्कि वो लाइब्रेरी में हाँ, भी अवेलेबल रहते हैं। मतलब उस विषय के नाम से ढूंढना चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए? जैसे ऑथेंटिक आप बता रही है तो वो तो, जैसे कोई हमने आगम ग्रंथों से कोई सब्जेक्ट लिया तो वो तो प्राइमरी रिसोर्स हो गया हमारा। अभी सेकेंडरी हम लेंगे ना, तो उस पर क्या काम हुआ है, पहले हम्म ऑनलाइन रिसर्च करना पड़ेगा भी इस पर ये काम हुआ है, बाद में उसमें जाके देखना पड़ेगा ना। हम्म। आप उसको अपने वैसे ही करना चाहिए मैम। रिसर्च क्वेश्चन से सर्च कर सकते हैं। आपके रिसर्च ओके क्वेश्चंस ओके तैयार ओके, होंगे ना, थैंक यू मैम। 10 to 15 आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए होंगे। वो रिसर्च क्वेश्चन से आप उसको सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपका टॉपिक है हम्म। कल्चरल स्टडीज इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके। ओके, ये ओके, आपका टॉपिक उस है। नाम के तो अभी हिसाब ये से। पर्टिकुलर टॉपिक हम्म में हम्म प्रेजेंट क्या रिसर्च है, जैसे आपका रिसर्च क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन, परिभाषा क्या है कल्चरल स्टडीज का कल्चरल वेस्टर्न स्टडी। वर्ल्ड के लिए। ये हम्म आपका रिसर्च क्वेश्चन है। हम्म ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली यस। सर्च कर सकते हो, डेफिनेशन ऑफ कल्चरल स्टडीज हम्म इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो वैसे आपको हम्म जो रिसर्च टॉपिक्स के रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, जर्नल आर्टिकल्स, वहां पे उसकी ऑथेंटिसिटी देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको दिखेगा, उनके राइटर, पब्लिशर्स, पब्लिकेशन डेट, और कहाँ पब्लिश हो रहे हैं, कौन से जर्नल में पब्लिश हो रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर और डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हमें समझ आ जाएगा कि हमें ये जो रिव्यू है वो कैसे करना है, और जो भी सोर्सेस हम ले रहे हैं वो कहाँ से लेने हैं। तो मैं आपको वो अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगी कि आप। एग्जैक्टली मेरा वही क्वेश्चन था कि रिव्यू करना कैसे है, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं कि जो समझो हमको टॉपिक लेना है, हम उसके रिलेटेड हम्म नया पब्लिक बोलो या प्राइमरी सोर्सेस पढ़ तो रहे हैं, पर हम हमको उसमें से लेना क्या है actually? उसमें से आपको क्या लेना है, आपके रिसर्च क्वेश्चंस तैयार होंगे। ठीक है, जैसे हम्म। रिसर्च क्वेश्चंस अभी मैं बताती हूँ कि मौसम में जो बदलाव है उसके कारण, ये आपका रिसर्च टॉपिक है। अभी इसमें जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, सपोज आपका रिसर्च क्वेश्चन है कि मौसम में बदलाव क्या होता है। ठीक है, मतलब डेफिनेशन आ गया सबसे पहले हाँ, उसका कि मौसम में बदलाव क्या ये है। आपका रिसर्च क्वेश्चन है। रिसर्च क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, यस। मौसम में बदलाव कैसे होता है, ये भी रिसर्च क्वेश्चन हो गया। अब ये सारे रिसर्च क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सर्च करोगे और इससे रिलेटेड जो आपके पॉइंट्स मिलेंगे उसको आप अपने रिव्यू में रखोगे। अब रिव्यू में कैसे रखना है, या तो आप टॉपिक वाइज रख सकते हो। ठीक है, जो आपके टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स, आपके टाइटल जो होंगे उसके मेन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स उसके वाइज रख सकते हो, या तो पब्लिकेशन डेट के वाइज रख सकते हो, या तो ओके। अगर कोई रेलिवेंट अपने कैटेगरीज बनाई है अगर आपके रिसर्च में, उसके हम्म। बेसिस में, या तो आप अपने गाइड को फॉलो कर सकते हो, वो आपको क्या बता रहे हैं।
वो आपको अच्छा गाइड, वो अच्छे से बताएंगे कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको सोर्सेस को कैसे कैसे उसको फॉर्मेट में रखना है। तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बट ये आप या तो अपने से तय कर सकते हो, या तो आप अपने गाइड को फॉलो कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि हम कौन से फॉर्मेट रखें अपने रिसर्च के लिए। वो आपको अपने टॉपिक रेलिवेंट चीज बताएंगे, आपका टॉपिक क्या है और उसके बेसिस में आप कैसे उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो, ये आपको वो बताएंगे। ओके। ओके, सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के पॉइंट्स कि आप कहाँ से मैम रिसर्च लेने हैं, मैम कैसे लेने मैम ए मैम मैम। सॉरी मैम, ये जो रिसर्च क्वेश्चन जो आपने बताया ना, तो मैम पहले से ही अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं अपने को। आप बोल रही है ना? हैं। जी तो जी। क्वेश्चन अभी तक हमारे मतलब मैंने नहीं किए हैं और लोगों ने किए होंगे, पर अपने मन में जो क्वेश्चन आते हैं वही करने चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए? हाँ, वही आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, आपके रिसर्च रिगार्डिंग जो भी आपको सवाल आ रहे हैं उसको आपको लिख के रखना है, वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस मन में, होंगे। अपने मन में जो आ रहे हैं या फिर? हाँ, मतलब वही आपके, ओके देखिए ओके ओके रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, जो रिसर्च जो आपका हो रहा है टॉपिक पे, उसके उससे रिलेटेड गैप्स को क्लियर करता है। उसमें कोई भी अगर उसको पहुंचने के लिए जो दूरी है उसको अगर कम करना है, ठीक है, उसके लिए आप रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हो, पढ़ते हो, ताकि वो जो गैप है वो क्लियर हो जाए। तो वो सवाल आपके ही होंगे या आपके गाइड ने कुछ रेस ओके। किया तो वो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, जी यस सलोनी यस जी यस। पूछिए। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम मेरा भी एग्जाम है कमिंग अक्टूबर में। हाँ जी क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मैम, मेरा अक्टूबर में एग्जाम है, तो हम्म। मुझे डाउट से रिलेटेड, आउट ऑफ द लाइक टॉपिक, वो साइटेशन स्टाइल है जैसे साइटेशन स्टाइल के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ, साइटेशन स्टाइल। साइटेशन स्टाइल, देखिए जो अभी चल रहा है वो या तो एपीए, हाँ एपीए स्टाइल है या शिकागो स्टाइल है। ये स्टाइल आपको नया लग रहा होगा, ठीक है, बट या तो आपको जो रिफरेंस जो कि आपको बताया गया है कि ये स्टाइल आपको रिफर करना है, वैसा आप स्टाइल रख सकते हो। जनरली लोग एपीए, एमएलए, शिकागो, ये सारे स्टाइल्स प्रीफर करते हैं, क्या जो कि इंटरनेशनल स्टाइल्स है। मैम, मुझे ना एक डाउट आ रहा है। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया, बट लाइक मैंने मेरे को एग्जाम से मेरे को कौन सा रेफरेंस चाहिए, आई थिंक कंफ्यूज। सलोनी जी आपका नेटवर्क शायद क्लियर नहीं है, आपके मैं क्वेश्चन सवाल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। मैं ऑडिबल? आप ऑडिबल है, बट काफी डिस्टरबेंस ब्रेक्स आ रहे हैं, मतलब आपके जो बोल रहे हो ना उस पे नेटवर्क क्लियर नहीं है। ओके। फिर से बोलिए। एक डाउट है, जो स्टाइल है, कोई भी जो हमारे, जी जी बोलिए। हेलो जी मैम, बोलिए। सर बोलिए कोई सेवन बोलिए। ऑन एग्जाम, एग्जाम्स, कौन सा? नहीं नहीं, आपकी नेटवर्क क्लियर नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, आप ना ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए आपका क्या क्वेश्चन है, मैं उसको वहाँ आंसर कर लूंगी। थैंक ठीक यू है, सो शायद मच। आपकी नेक्स्ट क्लास हो सकती है, तो हम लोग अभी वाइंड अप करते हैं फिर। नेक्स्ट क्लास थैंक यू मैम। जी, नहीं है। नेक्स्ट क्लास वही हम लोग टाइम टेबल फॉलो करेंगे, ओके हमें जो मैम टाइम टेबल मिला है सेम हम उस सेम पर टाइम फॉलो रहेगा ना, करेंगे। 3:45 वाला ही रहेगा? 3:45 का ही टाइम रहेगा मैम? जी जी जी, सेम टाइमिंग जो अच्युत ओके सर ले रहे थे वही टाइमिंग रहेगा। ओके, थैंक यू ओके, मैम। मैम मंडे टू आपसे एक वेडनेसडे। जी जी जी। रिक्वेस्ट है अभी मैम, 2 मिनट का टाइम। हाँ जी बोलिए। हाँ, अभी ये जो अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो हम्म अभी हमने आज तो ये लिटरेचर रिव्यू नया स्टार्ट कर दिया इज ओके, ये बहुत, हम्म। लेकिन आप एक कुछ ऐसी समराइज कर सकती है क्या कि हमको कौन से टॉपिक इसमें से पढ़ने जरूरी है पढ़ना तो शुरू आपको से सब है। लेके? हम्म। नहीं मतलब
ऐसे नहीं, शुरू से लेके कि बाबा टॉपिक वाइज एक समरी चाहिए था। किस चीज का? कि अभी समझो शुरू में हो गया कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के टाइप्स हो गए, समझो अच्छा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तभी हाँ। मतलब इन डिटेल नहीं, पर अभी क्वालिटेटिव की क्या है, क्वांटिटेटिव की क्या हाँ। है, ऐसे एक थोड़ा सा समराइज मिल सकता है ना, तो अच्छा हम उसको अच्छा। करेंगे। ओके। आप ये आप मुझे यस एक बार मैम, टेक्स्ट कर दीजिए मैं ग्रुप भी में उसमें कि एग्री हूँ मैम। मेथोडोलॉजी में आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं। यस। ठीक है। हाँ। फिर मैं आपको समरी बता दूंगी। ओके ठीक मैम। है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू। ओके। मैम इस बुक का जी। नाम क्या है? ये प्रेजेंट मैम। ये बुक नहीं है, ये बस मटेरियल है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी। मैं आपको शेयर कर दूंगी ओके। ग्रुप में, तो आप ओके। इसको देख हाँ पाएंगे। मैम। जी। मैम अगर यस इसका यस। हिंदी हो तो भी करना ना प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हिंदी भी हिंदी है होगा तो आपके मैं भेज पास? दूंगी। जी। ओके ओके, थैंक यू ओके। मैम। मैम थैंक यू। हमको हिंदी में करना पड़ेगा ना पेपर, हिंदी में लिखना पड़ेगा पेपर। आपने जो अप्लाई किया है वो आपके ऊपर है। अगर आपने हिंदी में अप्लाई किया तो आपको हिंदी में लिखना है, अगर इंग्लिश में हम किया तो है तो। मैक्सिमम सब हिंदी वाले ही है शायद इधर। हाँ हाँ। अच्छा। तो आप हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, आप जो भी पढ़ रहे हो। हाँ, हाँ, कंसेप्ट क्लियर हो रही है। पर हाँ। अगर मटेरियल भी थोड़ा सा जो आप वर्ड्स भेज और रहे हो वो अगर हिंदी भी मिल सकता है ना, अदरवाइज हम्म। ट्रांसलेट तो हम लोग कर लेंगे। हाँ हाँ। नो इशू। हाँ हम्म। हाँ। अभी जैसा मटेरियल अच्छा मिलता है मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ। यस हिंदी का यस। मिलेगा तो यस मैं वो यस, भी हिंदी का भी प्रेजेंट कर दूंगी। हिंदी का रहेगा तो हम लोग ज्यादा हाँ हाँ। कंफर्टेबल रहेंगे मैम, इतनी इंग्लिश ओके आती ओके। नहीं है हमको ठीक है, लोगों बस आपको अभी को। ओके, सुनने में फोकस थैंक करना है यू। और समझने में यस फोकस यस करना है, ठीक है, बट हिंदी का होता है। यस। क्योंकि अभी जो भी मटेरियल्स है मोस्टली तो अवेलेबल इंग्लिश में ही होते हैं, बट हिंदी में भी अगर होंगे तो मैं वो आपको बता दूंगी। ओके। ओके मैम। ओके। ओके थैंक यू। ओके, जय थैंक यू थैंक जिनेन्द्र। मैम। यू। थैंक यू, जय 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 जिनेन्द्र। 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 जय जिनेन्द्र मैम। ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है सबसे पहले? लिटरेचर जो रिसर्चर्स ने स्टडी की होती है, कोई भी उन्होंने रिसर्च किया होता है पहले से ही, आपके टॉपिक के बारे में जो भी वर्क हुआ है उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर वो सारे वर्क, वो सारे कंसेप्ट, सारे थ्योरी जो कि पहले साइंटिस्ट ने पब्लिश कर दिए हैं, वो कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो बुक्स के फॉर्म में होगा, या तो कोई आर्टिकल्स होगा जर्नल्स में, या तो पब्लिश्ड होगा, या तो उनके स्पीच होंगे जो कि उन्होंने इम्पोर्टेंट इवेंट में दिए हैं, तो वो सारे हमारे लिटरेचर के अंदर आता है। अब लिटरेचर हमारे थीसिस के लिए या हमारे वर्क के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जब भी हम कोई न्यू आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट्स को हमें कोई ना कोई पॉइंट्स के थ्रू सपोर्ट करना पड़ता है, कोई ना कोई रीजंस के थ्रू हमें सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सारे लिटरेचर जो कि हम दूसरे बुक से या दूसरे जर्नल से लेंगे, वो हमारे वर्क को सपोर्ट करेंगे, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स को और स्ट्रांगली बेनिफिट देंगे और स्ट्रांगली उसको प्रूव करेंगे। तो जब भी आप कोई नया काम करते हो, जैसे रिसर्च में तो हमें कोई नया काम ही करना है, आपका टाइटल, आपका टॉपिक और आपके कंसेप्ट्स नए ही होने चाहिए। और जब भी हम नया काम करते हैं, हमें उसे सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो आपके वर्क को सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, ये आपको नए आइडियाज जनरेट करने में हेल्प करता है और आपके आइडियाज को डेवलप करता है। आपको इसमें आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपके रिसर्च रिगार्डिंग क्वेश्चंस। जैसे कि अगर आपने रिसर्च किया कि हवा का क्वालिटी कितना खराब होते जा रहा है, ये आपका टॉपिक है, तो इसमें जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे वो होंगे जैसे कि कैसे हवा का क्वालिटी सुधारा जाए, हवे हवे के क्वालिटी को और बेहतर कैसे किया जाए, ये आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके टाइटल
से रिलेटेड है उसको सपोर्ट करने के लिए आप और रिसर्च स्टडीज करेंगे। जैसे कि किसी ने अगर लिखा है कि हवा का क्वालिटी पेड़ लगाने से शुद्ध होता है, ये एक रिसर्च हो गया। ये रिसर्च टॉपिक, ये रिसर्च आर्टिकल को आप स्टडी करेंगे एंड उसके जो पॉइंट्स हैं उसको अगर आप अपने रिसर्च में लेते हैं तो वो कहलाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना कैसे है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या कोई पैटर्न है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या कोई फॉर्मेट है? और रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे रिसर्च स्टडीज के लिए, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले जानते हैं कि पर्पस क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। पर्पस ये है कि जो भी आपके जो सोर्सेस होते हैं, जो भी जर्नल्स लिखे जाते हैं, बुक्स या डॉक्यूमेंट्स, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज दिए गए होते हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए। सिंपल समरी भी होता है सोर्सेस का। अब जब वो सोर्सेस को आप अपने रिसर्च में लेते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में लेते हो, तो आपका रिसर्च जो है और रेलिवेंट हो जाता है। लोगों को उसमें ट्रस्ट करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है। अगर आपने कोई पेपर लिखा, कोई रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हो, उसमें आप प्रॉपर तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे और उसका प्रॉपर रेफरेंस दोगे, तो लोगों को समझ आएगा कि आपने इसकी बैकग्राउंड स्टडी बहुत की है। तो बैकग्राउंड स्टडी करने के लिए भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें काम आता है। जो भी आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, कहाँ से भी आप कर रहे हो, वो सारे डेटा को हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डालना पड़ता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपके डेटा को सिंथेसाइज करता है और उसे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो लिटरेचर रिव्यू और एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट में डिफरेंस होता है। लिटरेचर रिव्यू एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट से कैसे डिफरेंट होता है? अभी एकेडमिक रिसर्च का मेन फोकस होगा कि कोई नए आर्ग्यूमेंट्स को लेकर आए, कुछ नया अगर कुछ न्यू आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसको वो लेकर आता है रिसर्च रिपोर्ट। जैसे कि अगर कोई कंपनी को रिपोर्ट बनाना है कि कितना सेल हुआ, कितना ग्रोथ हुआ कंपनी का, तो वो हो गया रिपोर्ट। अब यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में अगर हम पुराने रिपोर्ट्स को ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो हो गया लिटरेचर रिव्यू। जैसे कि मुझे अगर अभी कुछ रिसर्च करना है कंपनी से रिलेटेड, तो कंपनी के मैं सारे रिपोर्ट्स को स्टडी करूंगी, जितने भी उसमें रिसर्च हो चुके हैं उसको मैं स्टडी करूंगी, तो वो मेरा लिटरेचर रिव्यू हो जाएगा। सो रिसर्च रिपोर्ट में आपके लिटरेचर रिव्यू एज अ वन चैप्टर होते हैं। कोई भी आपकी एकेडमिक रिपोर्ट है, कोई भी आपकी कंपनी रिपोर्ट है, वो भी बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। ओके, बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं लिटरेचर रिव्यू जिसको हम बोलते हैं। और ये रिसर्च रिपोर्ट हमें हेल्पफुल होते हैं नए आइडियाज जनरेट करने के लिए। आपके कोई भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, तो जैसे कि आपका कोई रिसर्च हो गया, मैंने आपसे पूछा कि आपका टॉपिक क्या है, आपने मुझे बताया कि बौद्ध पे आप कर रहे हो या जैन पे आप कर रहे हो, ये आपका टॉपिक है। अब बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन में जो भी पहले आपके टॉपिक से रिलेटेड स्टडीज हो चुकी है, उसको आप अपने लिटरेचर रिव्यू में लेंगे। सो लिटरेचर रिव्यू जो है पहले ही दी गए आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से समराइज करता है और आपके टॉपिक के फेवर में, ओके, आपके टॉपिक के फेवर में जो पॉइंट्स है उसको वो सिस्टमेटिक वे में रखता है। तो लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ भी एक फर्क होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर और लिटरेचर रिव्यू में। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि आप कम से कम, मतलब शायद आपके दो तीन ही लिटरेचर सोर्सेस हैं, आप उसको रिव्यू कर रहे हो, वो हो गया आपका लिटरेचर रिव्यू। बट जब हम बात कर रहे हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब आप वन से ज्यादा लिटरेचर ले रहे हो, उसकी आप रिव्यू कर रहे हो। मे बी आप 20 बुक्स की रिव्यू कर रहे हो या 20 जर्नल्स की रिव्यू कर रहे हो। ओके, तो वो हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो हमारे जो पीएचडी रिसर्च होंगे, हमारा जो डिसर्टेशन होगा, उसमें हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे।
क्योंकि हमारी जो स्टडी होगी, हमारी जो बैकग्राउंड रिपोर्ट बनेगी, वो एक से ज्यादा रिसर्च पे होगी। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया लिटरेचर रिव्यू और एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट के बीच में। लिटरेचर रिव्यू आपको समराइज करेगा मेन मेन आर्ग्यूमेंट्स को, और आपके जो रिसर्च टॉपिक है उसके फेवर में बोलेगा। और जो एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट है, वो जो प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट है उसी को सिर्फ उसमें प्रेजेंट करेगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हमें कौन से मटेरियल्स इंक्लूड करने चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। ऐसे क्वेश्चंस आपको भी आते होंगे, आपकी कोई नए टॉपिक है, आप उसमें रिसर्च करने वाले हो, आपके क्वेश्चंस आते होंगे कि हम इसमें कैसे मटेरियल्स यूज करें लिटरेचर रिव्यू में, और कितने मटेरियल्स यूज करें। तो ऐसा तो कोई फिक्स नंबर ऑफ हमें नहीं है कि हमें इतना ही यूज करना है। आप जितना ज्यादा स्टडी कर सकते हो उतना ही है, बट लिमिटेड रखना है। क्योंकि अगर आप सब जगह से पॉइंट्स अपने वर्क में लिखोगे तो आपका कुछ न्यू वर्क उसमें विजिबल नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि उसको बैलेंस्ड रखिए। मटेरियल्स इंक्लूड कीजिए क्लासिक रिसोर्सेज से भी और रीसेंट वर्क से भी। क्लासिक रिसोर्स मतलब जो आपका जो मेन टेक्स्ट है, मेन जो आपका टेक्सचुअल जिसमें आप स्टडी कर रहे हो उसको तो आपको रखना ही है। प्लस अभी जो 5 से 10 साल के बीच में कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं उसको भी आपको रखना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंट जो अभी के वर्क हुए हैं, रीसेंट जो वर्क हुए हैं, उसको रखना बहुत जरूरी होता है। सो लास्ट 5 to 10 years में जो मोस्टली रिसर्च रीसेंट रिसर्च है उसको आप अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रखेंगे। अब इसके सोर्सेस, जैसे अ, आपको ये क्वेश्चन आएगा कि हम कौन कौन से टेक्स्ट लें। जैसे आप कभी भी रिसर्च में इनरोल होने जाते हो तो आप बताते हो कि ये बुक हम पढ़ने वाले हैं, इस बुक पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये बुक तक ही आपको लिमिट नहीं रहना है, वो टेक्स्ट से तक ही आपको लिमिट नहीं रहना है। प्लस आपको जो जर्नल में जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो कि एकदम रिसेंट है, जर्नल आर्टिकल्स जो स्कोपस है, जो इंडेक्स्ड है प्रॉपरली, उसको आपको रिफर करना है। मोनोग्राफ्स, मोनोग्राफ्स मतलब अगर कोई अच्छा रिसर्चर है, कोई फिलोसोफर है, दार्शनिक है, उन्होंने कुछ लिखा है जो कि काफी वैलिड है या कहीं कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया है, उसको बाद में लिखा गया है, तो वो भी आप ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, ग्रे लिटरेचर ले सकते हो। ग्रे लिटरेचर मतलब जो लिटरेचर या तो पब्लिश हो चुका है या तो अनपब्लिश्ड है बट वो काफी रेलिवेंट है। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हो अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए। और इसके बाद आप क्या करोगे, आपको पता चल गया सोर्सेस क्या है, ठीक है। आपको आइडिया हो गया कि आपको कहाँ से लेना है। ये आइडियाज आपको पहले से ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि वहां तक आपके आइडियाज लिमिटेड हो जाएंगे। अब जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना आप अपने टॉपिक के डेप्थ में जाओगे, उतना ही आप अपना रिसर्च फ्रेमवर्क सेट कर पाओगे। तो बेसिक तो आपके प्राइमरी सोर्सेस, जो मेन मेन सोर्सेस है वो आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक जो सेकेंडरी सोर्सेस है वो आपके क्लियर होने चाहिए। पर बाद में आप और उसमें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि ये भी मेरे को लेना चाहिए। ये सब आपके रिसर्च क्वेश्चंस पे बेस्ड है। रिसर्च क्वेश्चंस आपको पता है क्या होता है, सबको पढ़ा है आपने रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में। तो रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर ही आपको अपने लिटरेचर्स को फाइंड आउट करना है और उसको एज अ बैकग्राउंड मटेरियल लेना है, जिससे कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपरली सपोर्ट कर सके। अब जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन के बेसिस में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या तो पुराने राइटर्स से नए राइटर्स ऐसे आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या आप टॉपिक वाइज उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। टॉपिक, मेन टॉपिक, देन सब टॉपिक का सब टॉपिक, ऐसे आप प्रॉपरली रिव्यू ऑफ लिटरेचर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वैसे तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बट अगर आप अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करते हो तो वो काफी अच्छा दिखता है, और जो पढ़ रहे हैं आपका रिसर्च उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। प्लस आपने जो रिसर्च क्वेश्चंस लिए हैं उसको भी आंसर करने में या उसके रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स करने में
आपके लिए काफी आसान होगा। ओके, नाउ अब देखते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पर्पस क्या है। पहला पर्पस है कि ये रिसर्चर को हेल्प करता है अपने रिसर्च प्रॉब्लम को कंसेप्ट देने में। आपके रिसर्च प्रॉब्लम को कंसेप्ट कैसे मिलता है, आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स को प्रॉपर बैकग्राउंड कैसे मिलता है, वो मिलता है आपकी ये स्टडी से। सेकंड पॉइंट है कि अगर किसी रिसर्चर ने उस पे पहले से ही काम कर लिया है, कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें रिसर्चर ने पहले से ही काम कर रखा होता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, इसके लिए भी हमारा रिसर्च लिटरेचर जरूरी होता है। कभी कभी हो जाता है कि हमें लगता है कि पॉइंट तो हमारा नया है, हम पहली बार बोल रहे हैं इसको, तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स एकदम नए हैं। पर जब तक हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं करते, हम पुराने लिटरेचर को स्टडी नहीं करते, तब तक हमारा ये भ्रम क्लियर नहीं होता है कि वो स्टडी पहले हो चुकी है या नहीं हुई है। तो कोई भी डेटा रिपीट ना हो, इसलिए भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को ये प्रॉपर स्टैंड देगा। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपके रिसर्च की यूजफुलनेस बढ़ाएगा, प्लस कोई भी अगर डुप्लीकेशन होते हैं तो उसको ये कंट्रोल में रखेगा। थर्ड पॉइंट होता है कि जो इम्पोर्टेंट वर्क है, आपके रिसर्च रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्क है, उसको एक जगह कलेक्ट करके और उसको प्रॉपर तरीके से उसको सिंथेसाइज करेगा। तो ये कुछ पर्पस हो गए रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। और भी कुछ जनरल पर्पस होते हैं कि आपकी रिसर्च क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है, वो रेलिवेंट है या नहीं है, ये सारी बातें आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर से क्लियर हो जाती है। दूसरा है कि आपका कौन सा मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है, आपने कौन से मेथड्स लिए हैं, क्या आपने एनालिटिकल स्टडी किया है, क्या आपने इसमें स्टैटिस्टिकल स्टडी किया है, कौन सी स्टडी की है। तो उसको भी अच्छा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क देने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपने मेथड्स पढ़े हैं लिटरेचर के, अपने रिसर्च के मेथोडोलॉजी पढ़े हैं? मेथोडोलॉजी तो ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वो क्वालिटेटिव बोलते हैं। क्वांटिटेटिव वो हो गया। ओके, तो ये जो मेथड्स, क्वांटिटेटिव पूरा हो चुका है, जो उसके जितने भी मेथड्स आते हैं अंडर। इंट्रोडक्शन नहीं मैम, ऐसा इंट्रोडक्शन ही हुआ है उसका। इंट्रोडक्शन ही हो गया मैम। ओके, ओके, तो ये आपके जो मेथड्स हो गए, या तो क्वालिटेटिव या तो क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपके सर्वे मेथड्स हो जाएंगे, क्वालिटेटिव में आपके एनालिटिकल मेथड्स हो जाएंगे। ये सारे मेथड्स को अगर आपको स्ट्रांगली उसमें पॉइंट्स देने हैं, स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, उसके लिए भी आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट होता है। सो देखा जाए तो आपकी स्टडी का ये बेस है। आपकी स्टडी कितनी अच्छी होती है, आपका रिसर्च कितना अच्छा होता है, वो आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे बेस्ड है। अगर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर माने कि आपने लिटरेचर अच्छा सिलेक्ट नहीं किया, तो आपका जो प्रेजेंट रिसर्च होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर आपने जब तक पहले की स्टडीज नहीं की है, तब तक आप उससे बेहतरीन नहीं कर पाओगे। जब तक आपको नहीं पता है कि पहले इस फील्ड में, इस विषय में कितना स्टडी हो चुका है, कितना रिसर्च हो चुका है, तब तक आप उससे बेहतर आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे पाओगे। और इसी वजह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर को हमारे रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो स्टार्टिंग से ही आप कोशिश करिए कि प्राइमरी सोर्सेस का हेल्प लीजिए। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस मतलब जो कि ओरिजिनल राइटर से लिखी है। स्टार्टिंग से अपने रिसर्च में ये कोशिश कीजिए कि आप समरी नहीं पढ़ रहे हो, आप ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़ रहे हो, ओरिजिनल वर्क्स पढ़ रहे हो, ताकि आपका लिटरेचर रिव्यू स्टार्टिंग फेज से ही अच्छे तरीके से डेवलप हो। उसके बाद आपको रिसेंट रिसर्च पढ़ना है, रिसेंट जर्नल्स पढ़ने हैं, जिससे कि आपको पता चले कि ये पर्टिकुलर फील्ड में कितने वर्क हो चुके हैं, कितनी रिसर्च हो रही है।
कोई भी रिसर्च टॉपिक में किस प्रकार का रिसर्च हो रहा है ये आपको समझ आ जाएगा, तो आप अपने रिसर्च को अच्छे से डेवलप कर सकते हो और उसको एक नए पॉइंट दे सकते हो। और ये सारे पॉइंट्स जब आपके इंटरव्यूज होंगे उसमें भी आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूफ करने में हेल्प आएंगे, उसके लिए आपको मदद मिलेगी। इसलिए स्टार्टिंग फेज से ही आपकी कोशिश रहेगी कि आप जो भी मटेरियल्स ले रहे हो अपने स्टडीज के लिए, वो मटेरियल्स ऑथेंटिक होने चाहिए, वो मटेरियल्स रेलिवेंट राइटर्स ने लिखा होना चाहिए, वो मटेरियल्स प्रॉपरली पब्लिश्ड होने चाहिए, उसका पब्लिकेशन डेट भी होना चाहिए। अगर आप एंशंट ले रहे हो तो उसकी पब्लिकेशन डेट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप पीडीएफ टेक्स्ट उठा रहे हो बट उसमें पब्लिकेशन डेट मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी डेट आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, आप रेफरेंस भी बनाओगे तो उसमें भी आपको डेट्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी आप मटेरियल्स ले रहे हो, क्योंकि क्या होता है हम लोग एंशंट टेक्स्ट ले लेते हैं, उसकी डेट्स हमें क्लियर नहीं मिलती है। ठीक है, हमें लगता है कि ये मटेरियल काफी अच्छा है, होगा भी मटेरियल, बट अगर उसमें डेट प्रॉपर नहीं दिया है तो हमें फिर रेफरेंस बनाने में प्रॉब्लम जाएगी। और आजकल क्या होता है, आप जो आपके टेक्स्ट होते हैं उसमें ही आप राइटर एंड डेट मेंशन करते हैं। जैसे कि भी कोई भी टेक्स्ट हो, जैसे अगर यहाँ पे भी होगा तो मैं शो कर सकती हूँ, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी पैराग्राफ हो, उसमें ही आप ऑथर का नाम और डेट, जिसको इन टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं, टेक्स्ट के अंदर ही आप साइट करते हो कि ये जो पॉइंट है मैंने कहाँ से लिया। अगर कोई पॉइंट आप डायरेक्टली ले रहे हो पुराने लिटरेचर से, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमन्स में लिखोगे और ब्रैकेट में आपका सोर्स भी मेंशन करोगे, ऑथर का नाम और ईयर। ठीक है, तो ये हो गया कुछ पॉइंट लिटरेचर रिव्यू के बारे में। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। Probably this time, my hands are very tired. We are not just cutting down on the budget with your, on many other things also budgets have cut down. Yes, कोई भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हो या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो आप क्लियर कर सकते हो। मैम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पहले मतलब फर्स्ट कौन सा पढ़ना चाहिए? प्राइमरी ही पढ़ना चाहिए ना, फर्स्ट टेक्स्ट। जी जी जी, उसके पहला बाद तो सेकेंडरी पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर रिसर्च पेपर्स पढ़ने चाहिए। ये हाँ सीक्वेंस में रीडिंग करना चाहिए ना, रिव्यू करना चाहिए हाँ कि कुछ हाँ, दूसरा ऐसा है करोगे तो सीक्वेंस? बेटर होगा। आप रीसेंट रिसर्च से भी शुरू कर सकते हो पढ़ना, रीसेंट कौन से रिसर्चेस हुए वहां से भी शुरू कर सकते हो। ओके। बट कोशिश यही रखो कि आप प्राइमरी सोर्सेस पहले पढ़ो, साइमल्टेनियस भी पढ़ सकते हो। आपने ऑथेंटिक टेक्स्ट अपने पढ़ना शुरू किया, उसके साथ साथ आपने रीसेंट रिसर्च भी पढ़ना शुरू किया, तो आपकी क्लैरिटी होगी कि अभी क्या चल रहा है रिसर्च में। ये क्लैरिटी होना बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट राइट। वर्ल्ड में उस टॉपिक में क्या रिसर्च चल रहे हैं, ये ओके। समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता तो वही हो गया ना, हम लोग कुएं के मेंढक रह जाएंगे। वो राइट। नहीं रहना है ना, दुनिया भर करेक्ट। में क्या चल रहा मैम मैम है। मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ मैम जी मैम हाँ, जैसे बताया आपने कि जो रिसेंट जो रिसर्च हुए वो पढ़ने चाहिए, तो वो सब ऑनलाइन ही अवेलेबल रहेंगे या फिर टेक्स्ट के रूप में अपने को मिल भी सकते हैं ऐसे? वो आपको लाइब्रेरी में भी मिलेंगे। जो आपके जर्नल्स होते हैं ना, सिर्फ ओके। ऑनलाइन ही नहीं बल्कि वो लाइब्रेरी में हाँ, भी अवेलेबल रहते हैं। मतलब उस विषय के नाम से ढूंढना चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए? जैसे ऑथेंटिक आप बता रही है तो वो तो जैसे कोई हमने आगम ग्रंथों से कोई सब्जेक्ट लिया तो वो तो प्राइमरी रिसोर्स हो गया हमारा। अभी सेकेंडरी हम लेंगे ना, तो उस पर क्या काम हुआ है, पहले ऑनलाइन रिसर्च करना पड़ेगा भी इस पर ये काम हुआ है, बाद में उसमें जाके देखना पड़ेगा ना। आप उसको अपने वैसे ही करना चाहिए मैम। रिसर्च क्वेश्चन से सर्च कर सकते हैं। आपके रिसर्च ओके क्वेश्चंस ओके तैयार ओके, होंगे ना, थैंक यू मैम। 10 to 15 आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए होंगे, वो रिसर्च क्वेश्चन से आप उसको सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपका टॉपिक है हम्म। कल्चरल स्टडीज इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके। ओके, ये ओके, आपका टॉपिक उस है। नाम के तो अभी हिसाब ये से। पर्टिकुलर टॉपिक हम्म में हम्म प्रेजेंट क्या रिसर्च है, जैसे आपका रिसर्च क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन
परिभाषा क्या है कल्चरल स्टडीज का कल्चरल वेस्टर्न स्टडी। वर्ल्ड के लिए? ये यस। आपका रिसर्च क्वेश्चन है। हम्म। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली यस। सर्च कर सकते हो, डेफिनेशन ऑफ कल्चरल स्टडीज इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो वैसे आपको जो रिसर्च टॉपिक्स के रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, जर्नल आर्टिकल्स, वहां पे उसकी ऑथेंटिसिटी देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको दिखेगा, उनके राइटर, पब्लिशर्स, पब्लिकेशन डेट, और कहाँ पब्लिश हो रहे हैं, कौन से जर्नल में पब्लिश हो रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर और डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हमें समझ आ जाएगा कि हमें ये जो रिव्यू है वो कैसे करना है, और जो भी सोर्सेस हम ले रहे हैं वो कहाँ से लेने हैं। तो मैं आपको वो अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगी कि आप। एग्जैक्टली मेरा वही क्वेश्चन था कि रिव्यू करना कैसे है, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं कि जो समझो हमको टॉपिक लेना है, हम उसके रिलेटेड हम्म। नया पब्लिक खोलो या प्राइमरी सोर्सेस पढ़ तो रहे हैं, पर हमको उसमें से लेना क्या है एक्चुअली। उसमें से आपको क्या लेना है, आपके रिसर्च क्वेश्चंस तैयार होंगे। ठीक है, जैसे हम्म। रिसर्च क्वेश्चंस अभी मैं बताती हूँ कि मौसम में जो बदलाव है उसके कारण, ये आपका रिसर्च टॉपिक है। अभी इसमें जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, सपोज आपका रिसर्च क्वेश्चन है कि मौसम में बदलाव क्या होता है। ठीक है। मतलब डेफिनेशन आ गया सबसे पहले हाँ, उसका कि मौसम में बदलाव क्या ये है। आपका रिसर्च क्वेश्चन है। रिसर्च क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। यस। मौसम में बदलाव कैसे होता है, ये भी रिसर्च क्वेश्चन हो गया। अब ये सारे रिसर्च क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सर्च करोगे और इससे रिलेटेड जो आपके पॉइंट्स मिलेंगे उसको आप अपने रिव्यू में रखोगे। अब रिव्यू में कैसे रखना है, या तो आप टॉपिक वाइज रख सकते हो। ठीक है, जो आपके टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स, आपके टाइटल जो होंगे उसके मेन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स उसके वाइज रख सकते हो, या तो पब्लिकेशन डेट के वाइज रख सकते हो, या तो ओके। अगर कोई रेलिवेंट अपने कैटेगरीज बनाई है अगर आपकी रिसर्च में, उसके हम्म। बेसिस में, या तो आप अपने गाइड को फॉलो कर सकते हो। वो आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको अच्छा गाइड, वो अच्छे से बताएंगे कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको सोर्सेस को कैसे कैसे उसको फॉर्मेट में रखना है। तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बट ये आप या तो अपने से तय कर सकते हो, या तो आप अपने गाइड को फॉलो कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि हम कौन से फॉर्मेट रखें अपने रिसर्च के लिए। वो आपको अपने टॉपिक रेलिवेंट चीज बताएंगे, आपका टॉपिक क्या है और उसके बेसिस में आप कैसे उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो, ये आपको वो बताएंगे। ओके। ओके, सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के पॉइंट्स कि आप कहाँ से मैम। रिसर्च लेने हैं, मैम। कैसे लेने मैम ए मैम। मैम। सॉरी मैम। ये जो रिसर्च क्वेश्चन जो आपने बताया ना, तो मैम पहले से ही अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं अपने को। आप बोल रही है ना? हैं। जी तो जी। क्वेश्चन अभी तक हमारे मतलब मैंने नहीं किए हैं और लोगों ने किए होंगे, पर अपने मन में जो क्वेश्चन आते हैं वही करने चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए? हाँ, वही आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। आपके रिसर्च रिगार्डिंग जो भी आपको सवाल आ रहे हैं उसको आपको लिख के रखना है, वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस मन में, होंगे। अपने मन में जो आ रहे हैं या फिर? हाँ, मतलब वही आपके, ओके देखिए ओके ओके रिसर्च क्वेश्चन क्या ओके। होता है, जो रिसर्च जो आपका हो रहा है टॉपिक पे, उसके उससे रिलेटेड गैप्स को क्लियर करता है। उसमें कोई भी अगर उसको पहुंचने के लिए जो दूरी है उसको अगर कम करना है, ठीक है, उसके लिए आप रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हो, पढ़ते हो, ताकि वो जो गैप है वो क्लियर हो जाए। तो वो सवाल आपके ही होंगे या आपके गाइड ने कुछ रेस किया तो वो भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, जी यस सलोनी यस जी यस। पूछिए। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम मेरा भी एग्जाम है कमिंग अक्टूबर में। हाँ जी क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मैम मेरा अक्टूबर में एग्जाम है, हम्म। तो मुझे डाउट से रिलेटेड, आउट ऑफ द लाइक टॉपिक, वो साइटेशन स्टाइल है जैसे साइटेशन स्टाइल के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ साइटेशन स्टाइल। साइटेशन स्टाइल, देखिए जो अभी चल रहा है वो या तो एपीए, हाँ एपीए स्टाइल है या शिकागो स्टाइल है। ये स्टाइल आपको नया लग रहा होगा, ठीक है, बट या तो आपको जो
रिफरेंस जो कि आपको बताया गया है कि ये स्टाइल आपको रिफर करना है, वैसा आप स्टाइल रख सकते हो। जनरली लोग एपीए, एमएलए, शिकागो, ये सारे स्टाइल्स प्रीफर करते हैं, या जो कि इंटरनेशनल स्टाइल्स है। मैम मुझे ना एक डाउट आ रहा है। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया बट लाइक मैंने मेरे को एग्जैक्ट से मेरे को कौन सा रेफरेंस चाहिए, आई थिंक कंफ्यूज। सलोनी जी, आपका नेटवर्क शायद क्लियर नहीं है। आपके मैं क्वेश्चन सवाल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। मैं ऑडिबल? आप ऑडिबल है बट काफी डिस्टरबेंस, ब्रेक्स आ रहे हैं, मतलब आपके जो बोल रहे हो ना उस पे नेटवर्क क्लियर नहीं है। ओके। फिर से बोलिए। एक डाउट है, जो स्टाइल है कोई भी जो हमारे, जी जी बोलिए। हेलो जी मैम, बोलिए। करे बोलिए कोई सेवन बोलिए। ऑन एग्जाम एग्जाम्स। कौन सा? नहीं नहीं, आपकी नेटवर्क क्लियर नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, आप ना ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए आपका क्या क्वेश्चन है, मैं उसको वहाँ आंसर कर लूंगी। थैंक यू ठीक है, सो शायद मच। आपकी नेक्स्ट क्लास हो सकती है, तो हम लोग अभी वाइंड अप करते हैं फिर। नेक्स्ट क्लास थैंक यू मैम। जी, नहीं है। नेक्स्ट क्लास वही हम लोग टाइम टेबल फॉलो करेंगे। ओके हमें जो मैम टाइम टेबल मिला है सेम हम सेम उसको टाइम फॉलो रहेगा ना, करेंगे। 3:45 वाला ही रहेगा? 3:45 का ही टाइम रहेगा मैम? जी जी जी, सेम टाइमिंग जो अच्युत सर ले रहे थे वही टाइमिंग रहेगा। ओके, थैंक यू ओके। मैम। मैम मंडे टू आपसे एक वेडनेसडे। जी जी जी। रिक्वेस्ट है अभी मैम, 2 मिनट का टाइम। हाँ जी बोलिए। हाँ, अभी ये जो अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो हम्म अभी हमने आज तो ये लिटरेचर रिव्यू नया स्टार्ट कर दिया, इज ओके, ये बहुत। हम्म। लेकिन आप एक कुछ ऐसे समराइज कर सकती है क्या कि हमको कौन से टॉपिक इसमें से पढ़ने जरूरी है, पढ़ना तो शुरू आपको से सब है। लेके? नहीं मतलब ऐसे नहीं, शुरू से लेके कि बाबा टॉपिक वाइज एक समरी चाहिए था। किस चीज का? कि अभी समझो शुरू में हो गया कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के टाइप्स हो गए, समझो अच्छा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तभी हाँ। मतलब इन डिटेल नहीं, पर अभी क्वालिटेटिव की क्या है, क्वांटिटेटिव की क्या हाँ। है, ऐसे एक थोड़ा सा समराइज मिल सकता है ना, तो अच्छा हम उसको अच्छा। करेंगे। ओके। आप मुझे यस एक बार मैम, मैं टेक्स्ट भी कर मैं दीजिए मैं ग्रुप भी में उसमें कि एग्री हूँ मैम। मेथोडोलॉजी में आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं। यस। ठीक है, हाँ। फिर मैं आपको समरी बता दूंगी। ओके ठीक मैम। है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू। ओके। मैम इस बुक का जी, नाम क्या है? ये जैजिन मैम। ये बुक नहीं है, ये बस मटेरियल है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी। मैं आपको शेयर कर दूंगी ओके ग्रुप में, तो आप ओके इसको देख हाँ पाएंगे। मैम। जी। मैम अगर यस इसका यस। हिंदी हो तो भी करना ना प्लीज। हाँ जी हाँ जी, हिंदी भी हिंदी है होगा तो आपके मैं भेज पास? दूंगी। जी। ओके ओके, थैंक यू ओके। मैम। मैम थैंक हमको यू। हिंदी में करना पड़ेगा ना पेपर, हिंदी में लिखना पड़ेगा पेपर। आपने जो अप्लाई किया है वो आपके ऊपर है। अगर आपने हिंदी में अप्लाई किया तो आपको हिंदी में लिखना है, अगर इंग्लिश में हम किया तो है तो। मैक्सिमम सब हिंदी वाले ही है शायद हाँ इधर। हाँ। अच्छा, तो आप हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, आप जो भी पढ़ रहे हो। हाँ, हाँ, कंसेप्ट क्लियर हो रही है। पर हाँ। अगर मटेरियल भी थोड़ा सा जो आप वर्ड्स देख और रहे हो वो अगर हिंदी भी मिल सकता है ना, हम्म। अदरवाइज ट्रांसलेट तो हम लोग कर लेंगे, हाँ हाँ। नो इशू। हाँ हम्म। हाँ। अभी जैसा मटेरियल अच्छा मिलता है मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ। यस हिंदी का यस। मिलेगा तो यस मैं वो यस, भी हिंदी का भी प्रेजेंट कर दूंगी। हिंदी का रहेगा तो हम लोग ज्यादा हाँ हाँ। कंफर्टेबल रहेंगे मैम, इतनी इंग्लिश ओके आती ओके। नहीं हमको। ठीक है, ओके बस आपको अभी ओके, सुनने में फोकस थैंक यू करना है मैम। और समझने में यस फोकस यस करना है, ठीक है। बट हिंदी का होता है, यस। क्योंकि अभी जो भी मटेरियल्स है मोस्टली तो अवेलेबल इंग्लिश में ही होते हैं, बट हिंदी में भी अगर होंगे तो मैं वो आपको बता दूंगी। ओके, ओके मैम। ओके। थैंक यू। ओके, जय थैंक यू थैंक जिनेन्द्र। मैम। यू। थैंक यू, जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 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 जय जिनेन्द्र मैम।